नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश के गुणधर्म, जिसमें सबसे पहले हम आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से आवेश को हम एसआई मात्रक में कूलाम के अंदर व्यक्त करते हैं। जबकि आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम अथवा फ्रैंकलिन अथवा स्थिर वैद्युत मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी हम कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन अथवा स्टेट कूलाम होता है। जबकि आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो एब कूलाम के अंदर हम व्यक्त करते हैं। इनमें जो रिलेशन होता है वो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक कूलाम बराबर ही 1/10 एब कूलाम अर्थात 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जैसे आपने पढ़ा है कि 11वीं क्लास के अंदर कि मात्रकों की पद्धतियाँ, सबसे पहले पद्धति थी FPS पद्धति और फिर उसके बाद जो पद्धति है वो सीजीएस पद्धति आती है, उसके बाद MKS पद्धति आती है। इसका जो संशोधित रूप होता है वो एसआई पद्धति कहलाता है। तो जो आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में होता है वो कूलाम होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन है अथवा स्थिर वैद्युत मात्रक, जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मात्रक है वो स्टेट कूलाम होता है। और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो यूनिट इसकी है वो एब कूलाम होती है। और इनमें जो रिलेशन होता है वो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर 1/10 एब कूलाम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब अपने पढ़ा है कि जो धारा होती है, धारा I बराबर Q/T, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो धारा भौतिकी की जो 7 मूल राशियां हैं उनमें से एक मूल राशि है, यानी जो धारा है वो आपकी मूल राशि है। विद्युत धारा है वो मूल राशि के अंतर्गत आती है। और जब हम इसका विमीय सूत्र बनाते हैं तो हमें आवेश का जो रिलेशन है ऐसी राशियों के अंदर लेके आना होगा जो इन 7 मूल राशियों के अंदर है। तो जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो Q बराबर I और T आएगा। Q आवेश है इसलिए इसका मात्रक कूलाम होगा एसआई पद्धति में, और I धारा है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है इसलिए इसका मात्रक एम्पियर होगा, और ये T समय है इसलिए इसका मात्रक एसआई पद्धति में सेकंड होता है। इसलिए यहाँ पर एक रिलेशन बना कि 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है। जब हम इसकी विमा बनाते हैं तो हमने जो आवेश था इसको मूल राशि में व्युत्पन्न कर लिया है। तो आपके पास में एम्पियर को A से व्यक्त करेंगे और सेकंड को T से व्यक्त करेंगे तो A की पावर 1 और T की पावर भी 1 आ जाएगी। अपने जब भी किसी की विमा लिखते हैं तो अपने को ML T के रूप में हम लिखते हैं, और धारा है वो तो A भी लिखेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मास नहीं है, यानी द्रव्यमान से संबंधित कोई भी इकाई नहीं है, जैसे केजी ग्राम में नहीं है, इसलिए यहाँ पर M की पावर 0 आएगी। जबकि यहाँ पर लेंथ L का मतलब लेंथ लंबाई से संबंधित भी मीटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। जबकि T समय को व्यक्त करता है, समय से संबंधित सेकंड है गुणा में, तो इसलिए सेकंड 1 है इसलिए पावर 1 आएगी। जबकि एम्पियर धारा को व्यक्त करता है और यहाँ पर जो A है वो धारा को व्यक्त कर रहा है इसलिए यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इस सूत्र को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं A की पावर 1 और T की पावर 1, यानी अगर हम इसके ऊपर पावर नहीं लगाएंगे तो भी इसकी पावर 1 मानी जाएगी। अब बात करते हैं आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन होता है, और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। ध्यान रखना फेरड नहीं है, फेरड जो मात्रक होता है वो धारिता का होता है, ये जो मात्रक है वो धारिता का होता है। नाम में थोड़ा सा इसके अंदर अंतर है।
जबकि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फेराडे होता है। इसका एक रिलेशन होता है 1 फेराडे इक्वल 96,500 कूलम। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये एग्जाम्पल अपने शुरू के क्लासों में देख लिया है। दूसरा जो गुणधर्म है वो आवेशों की योज्यता यानी आवेशों के योग से संबंधित है। तो आवेश है वो एक अदिश राशि होती है, अर्थात आवेश को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती हो और दिशा की आवश्यकता ना हो, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। तो किसी भी निकाय, जैसे अभी एक निकाय है ये, इस निकाय पर प्लस क्यू आवेश, -4Q और +6Q आवेश है। तो जो आवेशों की योज्यता, जो आवेशों का गुणधर्म है, इसके अंतर्गत इस निकाय का जो टोटल आवेश होगा वो सबका योग होता है। तो +Q, -4Q और +6Q, जब भी हम इनका योग करते हैं, आवेशों का जब हम योग करेंगे तो हमें विशेष रूप से इनके चिन्हों का ध्यान रखना है। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम इनका योग करेंगे। तो जब इनका योग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +3Q आवेश, यानी जो इस निकाय पर आवेश है वो +3Q आवेश है। इस प्रकार से किसी भी निकाय का कुल आवेश है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी किसी भी निकाय में जो टोटल आवेश होगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लेकिन इस दौरान हमें चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा जो गुणधर्म है वो है आवेशों की, विद्युत आवेश की निश्चरता। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो विद्युत आवेश होता है वो निर्देश तंत्र के चुनाव से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अर्थात कोई आवेश विरामावस्था में जितना उसका मान है उतना ही उसका मान गतिमान अवस्था में होगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि विराम अवस्था में 2 कूलम किसी वस्तु पर आवेश है तो गति की अवस्था में उस वस्तु पर आवेश का मान बदल जाएगा। गति की अवस्था में भी उस वस्तु पर 2 कूलम आवेश ही रहेगा। इसलिए ये रिलेशन है कि Q विरामावस्था बराबर Q गतिमान अवस्था। विशिष्ट आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अगर किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो जाता है, प्रकाश की कोटि के बराबर हो जाता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये जो वेग होता है वो निर्वात में होता है। अगर किसी भी वस्तु का वेग इस कोटि के आसपास होता है तो उस समय वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो बदल जाता है। वस्तु का द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका जो रिलेशन है वो आइंस्टीन का जो विशिष्ट अपेक्षिता का सिद्धांत है उसके अनुसार ये होता है। m बराबर m0 बटा में √1 - v² बटा में c², जहाँ पर जो v0 है, m0 जो है वो विराम द्रव्यमान है, यानी वस्तु की विराम अवस्था में जो द्रव्यमान है वो है, जबकि m उसकी गति की अवस्था में द्रव्यमान है। c यहाँ पर प्रकाश का वेग है जिसको अपने मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और v जो है वो उस वस्तु का वेग है। तो जब वेग का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय ये पूरी की पूरी राशि है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये पूरी राशि 1 में से घट रही है, इसलिए यहाँ पर जो बटा में संख्या होगी उसके मान में बदलाव आएगा। जब ये संपूर्ण राशि बढ़ेगी तो नीचे का मान है उतना ही कम हो जाएगा। और अपने को पता है कि बटा के अंदर कोई भी संख्या जितनी छोटी होती है उसका जो मान है वो उतना ही बड़ा होगा। यानी 1/16 और 1/32 में से जो बड़ी संख्या है वो 1/16 है। तो यहाँ पर यही रिलेशन बन रहा है, क्योंकि अगर ये v² बढ़ेगा मान, वस्तु का वेग बहुत ज़्यादा होगा तो उस समय ये संख्या बढ़ती जाएगी। 1 में से जब माइनस हो रहा है तो ये संख्या भी
आपकी कम होगी, क्योंकि ये घटाव है इसलिए ये संख्या कम होगी। और जब नीचे की संख्या कम होगी पूरी की पूरी, तो ये पूरा मान है जो m के मान है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर वस्तु का वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रकाश की कोटि का हो जाता है, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। अब हमने ये देखा कि जो आवेश होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात विराम अवस्था में और गति की अवस्था में आवेश बराबर रहता है, जबकि द्रव्यमान का मान उच्च वेग पर अगर प्रकाश की कोटि के लगभग बराबर है तो ही बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। तो अब हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि जो वस्तु का वेग है वो प्रकाश के वेग की कोटि के बराबर हो जाता है तो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, किंतु जो आवेश है उसका जो मान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए, और वो ये है कि जो विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश Q बटा m का अनुपात होता है, आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। इसका जो मान है वो जब वस्तु का वेग प्रकाश की कोटि के लगभग समीप हो जाता है तो उस समय आपका विशिष्ट आवेश बदल जाएगा। इसका कारण ये है कि आवेश तो नहीं बदलेगा किंतु द्रव्यमान है वो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो इन दोनों का अनुपात होने के कारण विशिष्ट आवेश का मान है वो भी बदल जाएगा। आगे जो गुणधर्म है आवेश का वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। इस संरक्षण का मतलब यह है कि किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, अर्थात हम आवेश को ना तो किसी भी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, जबकि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम स्थानांतरित जरूर कर सकते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यदि हम बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो रगड़ने से पहले यानी घर्षण से पहले बिल्ली की खाल पर जो आवेश है वो शून्य है और एबोनाइट की छड़ पर भी आवेश शून्य है। ये आपने पढ़ा था जो घर्षण विधि थी आवेशन की, उसके अंतर्गत जब हम इसको घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के बाद जो स्थिति बनती है उस दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से निकलकर एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण आपने देखा था कि जो बिल्ली की खाल है उस पर पॉजिटिव चार्ज जबकि एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर उत्पन्न होने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर उत्पन्न होने वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो परिणाम में समान होता है। इस कारण से इस निकाय का अगर हम टोटल करेंगे यानी घर्षण के बाद कुल आवेश देखेंगे तो घर्षण के बाद जो कुल आवेश है वो पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश बराबर होने के कारण शून्य था, जबकि घर्षण से पहले भी इस पर भी आवेश शून्य था और एबोनाइट की छड़ पर भी आवेश शून्य था, तो घर्षण से पहले भी टोटल आवेश शून्य ही था। इस कारण से यहाँ पर जो आवेश के मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं कि जैसे यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में क्रिया करते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरण गामा किरणें बनती है। इनकी जो एनर्जी होती है गामा किरणों की वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन पर होता है, यानी इस दौरान यहाँ पर जो कुल आवेश है इस अभिक्रिया में वो शून्य है। इसका कारण यह है कि जितना चार्ज पॉजिट्रॉन पर प्लस का है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस का है, तो दोनों का जो जोड़ है वो शून्य हो जाएगा, जबकि जो गामा किरणें होती है वो उदासीन है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो आवेश है वो शून्य ही है। तो यहाँ पर भी आवेश संरक्षण का नियम हमें देखने के लिए मिल रहा है। युग्म उत्पादन की प्रक्रिया में भी हमें आवेश संरक्षण है वो देखने के लिए मिल रहा है। आवेश संरक्षण की जब हम बात करेंगे युग्म उत्पादन की प्रक्रिया में तो गामा किरणें अभी आपको बताया कि ये उदासीन होती है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटती है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन पर प्लस का होता है, तो इस अभिक्रिया के बाद में भी चार्ज है
वो शून्य ही रहेगा। इस कारण से यहाँ पर भी आवेश संरक्षण का नियम हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा रेडियोधर्मी जो क्षय होता है, रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं और नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण होता है। जी, ये रेडियो एक्टिव क्षय और नाभिकीय अभिक्रियाएं हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक अभिक्रिया देखते हैं जो नाभिकीय अभिक्रिया है। 92 यूरेनियम 238। आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो होता है परमाणु क्रमांक होता है और ये जो होते हैं वो द्रव्यमान संख्या होती है। तो जितना आपको बताया था पहले की क्लास में कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी 92 होगी। जबकि ये जब विभक्त होता है, टूटता है, तो 90 थोरियम 234 बनता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आपके 90 होंगे। जबकि +2 हीलियम 4 बनता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 है। तो अभिक्रिया से पहले जो इलेक्ट्रॉन है टोटल वो 92 है और अभिक्रिया के बाद में भी 90 + 2 यहाँ 90 + 2 यहाँ पर भी आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो 92 है। अर्थात यहाँ पर भी आवेश संरक्षण का जो नियम है उसका पालन हो रहा है। हालांकि जब हम बात करते हैं तो आवेश संरक्षण का जो नियम है वो किसी भी प्रकार के प्रयोगों पर आधारित नहीं है। ये एक बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया अनुभव के आधार पर नियम है। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है इसका अभी तक कोई अपवाद नहीं है। अब हम आगे का गुणधर्म पढ़ते हैं और वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब यह है कि एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होता है तो वह एक विशेष मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। और ये जो विशेष मात्रा होती है, ये विशेष मात्रा होती है, इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना इसका मान होता है और इसे ही हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश जाता है तो वो सदैव ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। कभी भी किसी भी वस्तु पर इस प्रकार का आवेश नहीं होगा कि वो 1.2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो या फिर 1.7 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो या 5/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। वो सदैव ही एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। जैसे किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो ±1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, ±2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, ±3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। इसलिए किसी भी वस्तु पर जो संभावित आवेश है वो Q बराबर ±NE होगा। N का जो मान है वो 0, ±1, ±2, ±3 हो सकता है। प्लस जो चिन्ह है वो धनावेशित वस्तु के लिए है और जो माइनस चिन्ह है वो ऋणावेशित वस्तु के लिए। हमें पता है कि अगर किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वह धनावेशित हो जाएगी तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के अंदर उन्होंने विद्युत आवेश का क्वांटा खोजा था और जो इसका जो मान होता है आवेश के क्वांटा का वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आवेश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो उनके बारे में। यहाँ पर आपको 3 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात है वो ये है कि अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है यानी उसका वेग 0 है, अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके द्वारा केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। यानी स्थिर अवस्था में आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। जबकि अगर यही आवेश एक नियत वेग से गति कर रहा है, एक निश्चित वेग से गति कर रहा है, वो वेग कितना ही हो सकता है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर कोई आवेश त्वरित गति कर रहा है यानी समय के साथ उसका वेग कम ज़्यादा हो रहा है, या तो समय के साथ उसका वेग बढ़ रहा है अथवा समय के साथ उसका वेग घट रहा है, अर्थात
अगर कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्सर्जन करता है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी उत्सर्जन करता है, ऊर्जा भी उसके साथ में निकलती है। लास्ट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आवेश है वो सदैव ही द्रव्यमान से संबंध होता है, अर्थात कभी भी बिना द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता, जबकि इसका विलोम है वो सही है, अर्थात न्यूट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान होता है जबकि उसके ऊपर आवेश नहीं होता, उसके ऊपर आवेश शून्य होता है। अर्थात ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं जिस पर आवेश शून्य हो किंतु उनका द्रव्यमान हो, लेकिन इसका जो विलोम है वो सत्य नहीं है, अर्थात हमें ऐसे एग्जाम्पल नहीं देखने के लिए मिल सकते जिस वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो और उस पर आवेश हो। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।